कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए इज नेसेसरी। ठीक, इनिशिएशन में क्या होगा, पहले आपकी स्मॉलर सब यूनिट आके अटैच हो जाएगी यहाँ पर एमआरएनए से, देन आपकी लार्जर सब यूनिट अटैच हो जाएगी। ये अटैच कहां पर होगी, एट द स्टार्ट कोडॉन। और जब ये दोनों अटैच हो जाएंगे एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसको कहते हैं हम लोग इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगला स्टेप देख लेते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा अब जैसे ही ये बाइंड करेगा एयूजी से, टीआरएनए आपका आएगा। वो आपका टीआरएनए कौन सी साइड पे अटैच होगा, फर्स्ट टीआरएनए पी साइड, है ना, ये आपका पी साइड पे अटैच होगा। अगला जो टीआरएनए आएगा दैट विल अटैच ऑन A side. A side. That is important. You are remembering. That is good. Second tRNA binds to the A side. As soon as the second tRNA binds to the A side, with the presence of peptide transferase, peptide bond is formed between the two amino acids. Okay. The ribosome will move like this. You are seeing na moving, है ना, दिख रहा है ना आपको, ये मूव कर रहा है ना। So the ribosome will move and tRNA will keep coming along with the amino acid. जैसे जैसे tRNA आते रहेंगे वैसे वैसे आपका अमाइनो एसिड भी आता रहेगा और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता रहेगा। और जो पहले वाला tRNA था दैट विल मूव फ्रॉम द एग्जिट साइड। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है राइबोसोम के मूवमेंट का और tRNA का आने का और नए नए अमाइनो एसिड जुड़ने का, ये प्रोसेस होगा एलोंगेशन। जैसे ही स्टॉप कोडॉन आएगा आपका एक फैक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलीज फैक्टर, वो बाइंड कर जाता है किससे, स्टॉप कोडॉन से। जब ये बाइंड कर जाएगा तो आपका टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, यस सर। Yes, sir. समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या टॉपिक है, चलो देखते हैं आगे का। जैसे ही खत्म हो जाता है उसके बाद सब चीजें अलग अलग हो जाती हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कि जीन के एक्सप्रेशन को कैसे रेगुलेट करा जाता है, कब उसको एक्सप्रेस होना है कब उसको एक्सप्रेस नहीं होना है, या फिर कितना एक्सप्रेस होना है या कितना नहीं होना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताऊं कि आपने फैन का रेगुलेटर देखा है ना। यस सर। Yes, sir. फैन की स्पीड को कंट्रोल करता है, इवन इट कैन स्विच ऑफ द फैन, ऐसा है ना कि भाई ये Yes, sir. तो उसी तरीके से क्या होता है, जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना वो कहलाता है बेटा रेगुलेशन, कि कौन सा एंजाइम कब बनेगा, कब उसकी जरूरत है और कितना बनना है, ये सब कहलाएगा आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सवाल आपके आते हैं यहां से, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जहां पर आपका जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है। पहला जो है वो है आपका ट्रांसक्रिप्शन लेवल। जब आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है तब भी रेगुलेशन होता है, वहां से आपके इंट्रॉन्स आ जाते हैं जो कि प्रोसेसिंग लेवल पे आपके निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, अगला, जब एमआरएनए को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस, बिकॉज एमआरएनए इज फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड टू द साइटोप्लाज्म, तब भी एक्सप्रेशन होता है। इसको हम आगे समझेंगे कैसे कैसे करते हैं। ठीक, और चौथा जो है ट्रांसलेशन लेवल पे, जब ट्रांसलेशन हो रहा होता है तब भी हम लोग या फिर हमारी जीन जो है वो रेगुलेट होते हैं एक्सप्रेशन के लिए। ये तो चार चीजें हैं। ठीक है, अब मेन चीज हम लोग आगे समझते हैं कि किस तरीके से होता है। देखो बेटा, एक बात सुनो, इकोलाई यहां पर दे रखा है, एक बैक्टीरिया। ठीक, ये दिख रहा है आपको इकोलाई। Yes, sir. ठीक, अब यूं आपको बताया जाए इकोलाई के ग्रोथ के लिए जरूरी है लैक्टोज। ठीक, ये आपको बता दिया गया है। ठीक है, अब लैक्टोज को तोड़ने के लिए इकोलाई प्रोड्यूस करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज।
इतनी बात समझ में आई? लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, कौन तोड़ेगा? इकोलाई इकोलाई तोड़ेगा बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक, अब ये एंजाइम जो प्रोड्यूस होगा वो कौन प्रोड्यूस करेगा? इकोलाई, और इकोलाई में जो जीन होगा वो प्रोड्यूस करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब ध्यान से सुनना भाई, जीन के बिना तो नहीं प्रोड्यूस होगा। अब सुने आप, सपोज करें कोई एक फ्लास्क है, चलो फ्लास्क बना दे रहा हूं मैं, यहां पे एक फ्लास्क है, इसमें इकोलाई के सेल हैं, ठीक है, और आपने क्या काम करा, इसमें डाला क्या? लैक्टोज, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा? ये प्रोड्यूस करने लगेगा एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। तो यूटिलाइज दिस लैक्टोज, मतलब इसको तोड़ने के बाद आसानी से यूटिलाइज कर सके। अब एक और फ्लास्क है, ठीक है, एक और फ्लास्क है, ये मैंने बना दी, ठीक, इसमें भी आपके इकोलाई पड़े हुए हैं, ठीक, पर इसमें आपने नहीं डाला क्या? लैक्टोज। तो क्या इसको जरूरत है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने की? बताएं आप नो लोग। सर। नहीं ना भाई, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या है? नहीं सर। लैक्टोज को तोड़ना, और जब लैक्टोज है ही नहीं यहाँ पे तो तोड़ेगा किसे? तो क्या होगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा ही नहीं। तो फॉर्म ही नहीं होगा। हाँ, यही चीजें हैं जो कि रेगुलेट करनी है कि भाई कब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाना है और कब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाना है, नहीं बनाना, है ना। तो जब भाई लैक्टोज है ही नहीं तो वेस्ट करके क्या फायदा? अब मेरी बात समझ में आ रही है? जब लैक्टोज है ही नहीं उसके पास, उसे खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना के क्या करेगा? तो ये जो तरीका है, ये जो फॉर्मेशन है या जीन का ऑन होने का मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाना या अपने आप को एक्सप्रेस करना, या जीन का ऑफ होना, वो आपका कहलाता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना इसका मतलब जीन ऑन है, अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना तो जीन ऑफ है। ऑफ है, ठीक है बेटा। बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जो कि जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक कंडीशन क्या उसके पास है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन किस कंडीशन में वर्क कर रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशन क्या एनवायरमेंटल कंडीशन है, ठीक है। ये तीनों कंडीशन आपके जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती हैं, ठीक है। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक, अब देखो, अभी ये जो यहाँ आपको बेबी दिख रहा है छोटा सा, ठीक, यस सर। ये कैसे बनता है यार? एक फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका फीटस, देन एम्ब्रियो, और आपका ये बेबी बन गया। तो यहां पर क्या होता है कि जीन आपके एक्सप्रेस करते हैं तभी तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल बनते हैं, अदरवाइज नहीं बनेंगे। और जब बन जाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता 2 के बजाय 3 आंख आ गई हैं, ऐसा नहीं होता ना, तब वो आपका ऑफ हो जाता है। तो बेस्ट जो एग्जाम्पल हम लोग पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का, किस तरीके से जीन एक्सप्रेस होता है, वो है आपका लैक ओपेरॉन थ्योरी। ये आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है शायद ना पढ़ी होगा, ठीक। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, ठीक। कोई भी इसमें कॉन्सेप्ट समझने वाले, ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट क्या है? ओपेरॉन है क्या? जितने भी जीन किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं वो एक बनाते हैं क्या? ओपेरॉन। ये पूरा एक सेट जो है ये लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा, यानी कि लैक्टोज को तोड़ना है, उसको एब्जॉर्ब करना है, ठीक। ये सब चीजें इस पूरे सेट ऑफ जीन से कंट्रोल होनी है।
ये सेट ऑफ जीन या ऑल द जीन्स जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन करेंगे लैक्टोज के लिए वो कहलाएंगे ओपेरॉन, और स्पेसिफिक लैक्टोज के लिए अगर कर रहे हैं तो वो कहलाएगा बेटा लैकोपेरॉन। बच्चों समझ में आ रही है या थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है? अगर हो रहा है तो बता दो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। नो सर। आज ब्रेकफास्ट कर लिया है ना सबने? यस सर। तो एनर्जी का मुझे लग रहा था कि एनर्जी लो है आप, चलिए खैर कोई नहीं। तो मैं क्या बता रहा था बेटा कि ये क्या है, ओपेरॉन आपके समझ में आया? वो सारे जीन जो कि किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन को रेगुलेट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका एक ओपेरॉन है जिसका नाम है लैकोपेरॉन, ठीक, इसमें आपका लैक्टोज आ गया है, ठीक है। अब लैक्टोज आया है तो ये इकोलाई का है, ठीक है, इकोलाई का है, ये इसको लिख दे रहे हैं इस तरीके से। अब ये क्या करेगा, लैक्टोज आने के बाद इकोलाई क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज दैट विल हाइड्रोलाइज दिस लैक्टोज। लैक्टोज। ओके बेटा। अब ये भी और एंजाइम है लैक वाई एंड लैक ए। तो ऐसा जो सेट है जो पूरा किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंप्लीट करता है या रेगुलेट करता है उसको हम कहते हैं ओपेरॉन, ठीक। पर्टिकुलर लैक्टोज के लिए अगर कर रहा है तो लैकोपेरॉन, ट्रिप्टोफैन जो कि हमारा अमाइनो एसिड है इसका मेटाबॉलिज्म कर रहा है तो ट्रिप्टोफैन, अर्जिनिन ओपेरॉन, हिस्टीन ओपेरॉन, वैलिन ओपेरॉन। तो बहुत सारे ओपेरॉन्स हैं, डिपेंड करता है कि भाई कब किसकी जरूरत है, तो उस तरीके से वो ओपेरॉन काम करते हैं, ठीक है। जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है दीज आर कंट्रोल्ड बाय सेट ऑफ जीन, नॉट सिंगल जीन, बाय सेट ऑफ जीन। अभी आप जब इसको समझेंगे ना तो और आसानी से आपके क्लियर हो जाएगा। जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय सेट ऑफ जीन, और ये दो जीन जो आपके कंट्रोल कर रहे हैं ये बनाते क्या है? ओपेरॉन। बस इतना ही समझाना था मुझे, गुड। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब समझने के लिए सबसे कॉमन जो हम समझते हैं वो है आपका लैकोपेरॉन। ये लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए पढ़ा जाता है। इसको प्रपोज करने वाले दो साइंटिस्ट थे, फ्रांसिस जैकब एंड जैक मोनोड, जो हम कॉमनली कहते हैं जैकब एंड मोनोड, ठीक है। दो साइंटिस्टों ने ये मिलके प्रपोज करा था कि क्या लैकोपेरॉन है। एक जैकब थे, दूसरे आपके मोनोड थे, ठीक है बेटा। हाँ। यस सर। अब इस लैकोपेरॉन को आप लोग देखें जरा, क्या है ये, यहां पर देखेंगे हम लोग लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन में चीजें क्या क्या हैं? एक पहला क्या है, रेगुलेटरी जीन और इनहिबिटरी जीन। ये आपका आई जीन जिसे कहते हैं, जीन है तो कुछ ना कुछ कोड करेगा, एंड दैट कोड फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, राइट, दैट कोड फॉर रिप्रेसर प्रोटीन। दूसरा क्या है, तीन स्ट्रक्चरल जीन है, एक Z जीन, Y जीन एंड A जीन। I will tell you what they code for, okay? And a operator gene which controls the operation. जो भी मेटाबॉलिज्म का ऑपरेशन होगा उसको ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। जितने भी है ओपेरॉन में ये सारे के सारे एक दूसरे से कोरिलेट होके फंक्शन करते हैं। तो लैकोपेरॉन में हमें समझ में आ गया तीन इंपॉर्टेंट जीन है, एक रेगुलेटरी जीन, एक ऑपरेटर जीन या ऑपरेटर रीजन, और तीन आपके स्ट्रक्चरल जीन Z, Y, A, ठीक। आपको मालूम होगा स्ट्रक्चरल जीन सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी उसका, है ना? यस सर। यस सर। ठीक। अब स्ट्रक्चरल जीन में Z जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। okay, very good, and it hydrolyzes
किसको, लैक्टोज को किससे बदल देता है, गैलेक्टोज एंड Glucose. ग्लूकोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में बदल देता है। दूसरा कौन सा जीन है, Y gene. वाई जीन। ये क्या करता है, परमिएस को बनाएगा, कोड करेगा, ठीक। ये क्या करेगा, सेल की परमेबिलिटी बढ़ा देगा, जिससे कि आसानी से लैक्टोज को वो अंदर ले, Hydrolyze किया जाए. हाँ हाइड्रोलाइज करा जाए। पहले तो सेल के अंदर आएगा, देन वो हाइड्रोलाइज होगा। वो फिर तीसरा जीन जो है वो है ए जीन, एंड दैट कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज, एंड दैट परफॉर्म द एसिटाइलेशन ऑफ लैक्टोज। ठीक है, Yes sir. Yes, sir. क्लियर हो गया बेटा। Yes sir. Yes, तीन sir. Yes. आपके एंजाइम है जो आपको पढ़ना है। चलिए अरुण, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि अगर हमने या फिर ई कोलाई को लैक्टोज नहीं मिला है तब क्या होगा, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, अब यहां पर Inducer. इंड्यूसर का मतलब यहां पर हम लोग लैक्टोज को है, ठीक। अगर ये इंड्यूसर कह रहा है तो इसका मतलब ये बात कर रहा है लैक्टोज की। अगर लैक्टोज नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनना, लैक्टोज नहीं होता है तो ये रेगुलेटर जीन जो है इट विल फॉर्म रिप्रेसर एमआरएनए। बिना एमआरएनए के प्रोटीन तो बनेगा नहीं, एंड दिस एमआरएनए विल फॉर्म रिप्रेसर Protein. Protein. and this repressor protein binds with the operator region. Reason. Okay beta, this bind with the operator region and inhibit transcription of structural Structure gene. gene. अगर ये इनहिबिट करेगा ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन भी नहीं बने. नहीं बने. नहीं बनाएगा. ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑपरेटर से रिप्रेसर प्रोटीन अगर बाइंड कर गई तो ये जीन कैसे हो जाएंगे, Switch off. Switch ऑफ off. हो जाएंगे, बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर को काम नहीं करने दे रहा है, ठीक। और अगर ऑपरेटर को फ्री छोड़ देता तो यहां पर क्या बनता, एमआरएनए और डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स, पर ऐसा हुआ नहीं। Protein. क्या हुआ, आपका रेगुलेटर जीन ने रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, रिप्रेसर प्रोटीन क्या काम कर गया, ऑपरेटर से बाइंड कर गया. कर जाएगा. और आपके स्ट्रक्चरल जीन बाइंड कर जाएगा. ठीक है बेटा, स्टॉप हो अब जाएंगे. Yes, sir. ऑफ हो जाएगा, Yes, sir. बिकॉज जैसे ही ये बाइंड करेगा आपका जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, उसको जगह ही नहीं मिलेगी कि आगे जाए। बात समझ में आ रही है। तो जब जगह ही नहीं मिलेगी आगे जाए तो आगे का डीएनए आपका क्या नहीं होगा, ट्रांसक्राइब नहीं होगा, और जब ट्रांसक्राइब नहीं होगा तो आपके जीन ट्रांसलेट नहीं होंगे, और जो जीन ट्रांसलेट नहीं होते हम उन जीन को क्या कहते हैं, ये ऑफ हो रहे हैं। क्लियर। Yes, Yes, sir. तो ये कब होगा, इन द एब्सेंस ऑफ Lactose. Lactose. लैक्टोज, एंड लैक्टोज इज व्हाट, Inducer. Inducer. दैट इज द क्वेश्चन ऑफ नीट। ओके, ये क्वेश्चन आता है नीट में, व्हाट इज द इंड्यूसर इन लैकोप्रोन। ठीक। अब अगर हम बात करें कि अगर लैक्टोज है तो क्या होगा, ठीक। अभी क्या, जब ये लैक्टोज हम मीडियम में डालते हैं तो ये लैक्टोज क्या काम करता है, इट बाइंड्स विद रिप्रेसर प्रोटीन। ओके, क्या करता है ये, रिप्रेसर Repressing. के साथ बाइंड कर देता है. Bind कर. and now the operator is free. Free. Operator is free. So when the operator is free, RNA polymerase can easily move from operator to structural genes. बस समझ में आई? अब ये आसानी से आरएनए पॉलीमरेज आपका मूव कर सकता है ऑपरेटर से स्ट्रक्चरल जीन्स की तरफ, और जब आरएनए पॉलीमरेज मूव करेगा
तो आपका क्या बनेगा? mRNA। mRNA बनेगा तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो जीन है ये आपके क्या बनाएंगे? डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स। बीटा गैलेक्टोसाइडेज बाइट द प्रोटीन। Z, है ना, परमीज एंड ट्रांसएसिटाइलेज। बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। नहीं अरुण, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, बहुत हल्की आ रही है। माइक पास कर लो, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। किसी को सुना ही आ रहा है क्या कह रहा है ये? भानु, अंजलि, आशना? No, No, sir. sir. यू कैन मैसेज मी, मैसेज कर दो अरुण, मुझे मैसेज कर दो, मैं तुम्हें बता दूंगा क्या क्वेश्चन है तुम्हारा। ये समझ में आया आप लोगों को कि क्या होगा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो लैक्टोज अगर है तब तो आपका बनेगा बैक स्लाइड। ओके सर पीछे वाले, हाँ हाँ पूछो। सर मतलब ये इनहिबिटर जो है तो सर ये हमेशा ही ऑन कंडीशन में रहेगा ना, इनहिबिटर जो कौन सा? mRNA फॉर्म करेगा? हाँ ये तो बनेगा तो हमेशा। ये सेकंड वाला, हाँ ये बनेगा। इससे मतलब ये हमेशा ही ऑन कंडीशन में रहेगा ना ये? हाँ ये बनेगा, पर इसका क्या है कि अगर इससे लैक्टोज जुड़ गया तब आपका बाकी एंजाइम काम करेंगे, इससे लैक्टोज नहीं जुड़ा तो आपका जाहिर सी बात है ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा। ठीक, ये देख लो अरुण, पीछे स्लाइड देखनी थी, मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर कर दे रहा हूं। यहाँ पर ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर को जोड़ दिया मैंने। ठीक है, Yes, sir. सर आ रही है आवाज सर? अब बहुत ही याद रहता है। सर मैं ये कह रहा था सर, जो बैक वाली सर पीछे वाली स्लाइड्स है सर। और पीछे? नहीं सर यही वाली। तो सर ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है जी सर, जो रेगुलेटरी जीन आई है सर, ये प्रोड्यूस करेगा इसे को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, ये प्रोड्यूस करेगा। तो सर ये ऑपरेटर ओ से जुड़ जाएगी पी से? ओ से। ओ से। तो सर ये जो मतलब रिप्रेसर प्रोटीन है सर, अगर उसमें मतलब लैक्टोज होगा तब मतलब तब भी प्रोड्यूस होती है क्या चीज? ये रिप्रेसर? रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस होगी तभी तो बाइंड करेगा। अगर तो सर repressor- हाँ मतलब पूछो, मेरा कहने का यह था, मतलब इसका जो मतलब मैचिंग है सर दोनों से हो जाता है, ऑपरेटर ओ से भी और लैक्टोज से भी? यस यस, लैक्टोज से भी होगा और ऑपरेटर से भी होगा। देखो ये है बाइंड करने वाला, देखो ये ऑपरेटर से बाइंड करता है रिप्रेसर, समझे? अगर ये जी। ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो जीन को ऑफ कर देगा। ध्यान से सुनना, इसको रोकने के लिए हम लैक्टोज दे रहे हैं, मतलब कि लैक्टोज खुद एक क्या काम करता है कि इसको पकड़ के रखता है कि भाई आप ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो सकते, नहीं। क्योंकि अगर ये ऑपरेटर से बाइंड हो गया तो जेड जीन, वाई जीन, ए जीन ये तीनों ऑफ हो जाएंगे, और अगर ये तीनों ऑफ हो गए तो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। ठीक, तो ये रिप्रेसर जो है ऑपरेटर से बाइंड करता है और इंड्यूसर आपका रिप्रेसर से बाइंड करता है। ध्यान से समझ में आ गई बात? लेकिन रिप्रेसर सर हाँ बोलो हाँ। सर अगर बीटा ग्लैक्टोसाइड्स अगर उसमें मतलब सर बीटा ग्लैक्टोसाइड्स अगर लैक्टोज को तोड़ देगा तो सर जब लैक्टोज ही नहीं बचेगा तो रिप्रेसर प्रोटीन से कैसे जुड़ पाएगा सर? नहीं, जब तक ये जुड़ा रहता है तब तक बीटा ग्लैक्टोसाइडेज आपका प्रोड्यूस होता है, और जब ये प्रोड्यूस हो गया तब ये अलग हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? हाँ है सर। ना? अब भाई आपने, सिंपल सी बात है, ये जब तक इससे जुड़ा रहेगा, ये जो आपका है ना लैक्टोज, ये जुड़ा रहा इस तरीके से, समझ गए? ये मैंने जोड़ दिया लैक्टोज को। अब क्या काम करे, ये तीन चीजें बन गई, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमीज और
ट्रांस एसिटाइलेज, इसका काम हो गया। अब चाहे ये जुड़ा रहे, है ना, या नहीं जुड़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना काम करना शुरू कर देगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज। मगर सर ठीक। एक बात और भी तो है ना सर, रिप्रेशर हाँ। प्रोटीन थोड़ी नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल्स निकलता हो सर, अन्य भी तो निकलते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं आने ही वाला था इस बात पे कि ये एक ही थोड़ा ना है, लैक्टोज के काफी सारे मॉलिक्यूल्स जाते हैं और उसको बाइंड करते हैं, और रिप्रेसर प्रोटीन के भी काफी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि सिंगल एक प्रोटीन आ रही है तो एक ही है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपके ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो टूट जाते हैं, तो इसमें कोई इतना कंफ्यूजिंग बात है नहीं। ओके सर। ठीक है। लेकिन सर हम ये कह रहे थे सर, जब आपस में ये दोनों मतलब जुड़ जाएंगे तो सर लैक्टोज कैसे टूटेगा बीटा गैलेक्टोसाइड से? उसके बाद ये लैक्टोज अलग हो जाएगा ना, जब इसका बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन गया तो लैक्टोज खुद जाके जुड़ा है। बात समझ में आई? जिस तरीके से लैक्टोज जाके रिप्रेसर से जुड़ा है उसी तरीके से वो रिप्रेसर से अलग भी हो जाएगा। ओके सर। है ना। अब मान लो कोई चीज है, अब ये अपनी मर्जी से जाके जुड़ा था ना रिप्रेसर से, जी। रिप्रेसर थोड़ा ना आगे से जुड़ा था, कौन जुड़ा है? लैक्टोज जुड़ा है ना। तो लैक्टोज जुड़ा है तो लैक्टोज अलग भी हो जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन गया, लैक्टोज अलग हो गया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने तोड़ना शुरू कर दिया। सर Simple। मेरा चैप्टर यहाँ से सर वीक है। कोई बात नहीं, सबके होते हैं, सबके होते यहाँ हैं, से किसी समझ का नहीं आता। पूरा स्ट्रांग होता ही नहीं है कभी भी, और वीक है तो अच्छी बात है, अच्छे और अच्छे समझ लो। ठीक है। देखो ओके सर। दो चीजें हैं, रिप्रेसर बाइंड कर रहा है ऑपरेटर से, ठीक, और इंड्यूसर बाइंड कर रहा है रिप्रेसर से। ये अपनी मर्जी से बाइंड हुआ, ये कभी भी अलग हो सकता है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। जैसे ही एंजाइम बन जाएंगे ये लैक्टोज अपना अलग हो जाएगा और ये काम करना शुरू कर देगा, और जैसे ही लैक्टोज अलग हो जाएगा, है ना, और ये रिप्रेसर फिर से आपका किससे बाइंड हो जाएगा? ऑपरेटर से। एंजाइम का बनना बंद। बात समझ में आई सबके? ओके सर। यस सर। आगे पढ़े। यस सर। ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों ही आपके इंड्यूसर नहीं बन सकते लैकोप्रोन के, ठीक, क्योंकि अल्टीमेटली चाहिए तो ग्लूकोज ही, पर ग्लूकोज इंड्यूसर नहीं बन सकता बिकॉज दे कैन नॉट बाइंड विद द रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक। लैकोप्रोन का इंड्यूसर कौन होगा? लैक्टोज। 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 ठीक है। अब यहां पर आप देखो जो रेगुलेशन है लैकोप्रोन का, वो किसके द्वारा हो रहा है? रिप्रेसर के द्वारा। ठीक है। अगर रिप्रेसर के द्वारा हो रहा है तो इसका मतलब ऐसा रेगुलेशन कहलाता है आपका नेगेटिव रेगुलेशन। देखो अगर रिप्रेसर से हो रहा है तो नेगेटिव रेगुलेशन, और इंड्यूसर से हो रहा है तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। बेसिकली रिप्रेसर को ही रोका जा रहा है। भाई इन्फ्लुएंस किसका है? रिप्रेसर का। तो कंट्रोल किससे हो रहा है? मतलब कि लैकोप्रोन चल किससे रहा है? वो आपका रिप्रेसर से चल रहा है। रिप्रेसर बाइंड हो गया तो ऑफ, रिप्रेसर बाइंड नहीं हुआ तो ऑन। तो ये वाला रेगुलेशन जो रिप्रेसर से हो रहा है वो आपका कहलाएगा नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है बच्चों? यस सर। चलिए यस अब सर। दूसरी स्लाइड पढ़ते हैं। ये सबके समझ में आ गया होगा यस सर। ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? सब अभी अपने आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना सर तो और आ जाएगा सर। हाँ, और नहीं आए ना तो मैंने आपको बोला है कोई इसमें आप परेशान मत होना। आप कहते हैं ना सर वो दोबारा समझा दो, मैं दोबारा समझा दूंगा जहां पर आपका रह गया है, जहां पर कंफ्यूजन हुआ है ना। अपने आप पढ़ोगे आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है। अगला टॉपिक है Yes, बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कि ह्यूमन का जीनोम का स्टडी। जीनोम जानते हैं? कंप्लीट सेट ऑफ जीन। ठीक। यस सर। इतने जीन्स हैं वो आपके जीनोम प्रोजेक्ट में आते हैं। ठीक है। अब इस जीनोम प्रोजेक्ट में क्या है ये, इसको देखें आप। जितना डीएनए है किसमें? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में।
वो आपका कहलाता है जीनोम। द एंटायर डीएनए इन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोम। ठीक, आपको मालूम है कि हमारा जीनोम जो है वो कितने क्रोमोसोम में है? अगर डिप्लॉयड में देखेंगे तो हालांकि सेम ही होता है, तो डीएनए इज पैक्ड इन 23 क्रोमोसोम। ठीक, और ह्यूमन के जीनोम में 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। ठीक, अगर मैं आपसे यहां पर न्यूक्लियोसोम निकलवाऊं तो निकाल सकते हैं आप? यस सर। निकाल सकते हैं। क्या करना है, बस इसको डिवाइड करना है बाय, किससे डिवाइड करोगे? 2000 सा 100। 100 2000 हाँ सर 100। 100 200 से एक Yes, न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर 200 होते हैं। बेस पेयर होते ठीक हैं। है? यस सर। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट करा गया था 1990 में, खत्म हुआ था 2003 में, तो यानी कि 13 साल का ये प्रोजेक्ट था, 13 इयर्स का एक प्रोजेक्ट था। ये पहला मेगा प्रोजेक्ट था जिसमें न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग भी करना थी और जितने जीन हैं उनकी मैपिंग भी करना थी। ठीक है, 13 साल का प्रोजेक्ट था, 1990 में शुरू हुआ और 2003 में खत्म हुआ। हालांकि इसको 3 साल और लग गए थे, मगर अंदाजा ये लगाया गया था कि 13 साल का ये प्रोजेक्ट होगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मदद करने वाले थे 2 डिपार्टमेंट, एक था आपका यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और दूसरा था एनआईएच, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एचजीपी को जो करने वाले 2 जो संस्थाएं थी वो थी आपकी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। हेल्थ, है ना? ये सवाल आ सकता है कि कौन से थे। ठीक है, इतना समझ में आया? ये तो आसान है भाई, 13 साल का प्रोजेक्ट था। ठीक, उसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। यस मकसद क्या था, एम क्या था, गोल्स क्या थे एचजीपी के? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को इतना भारी प्रोजेक्ट क्यों करा गया? पहली बात तो जितने जीन हैं ह्यूमन डीएनए में सबको क्या कर लो, आइडेंटिफाई कर लो, पहचान लो। ठीक, अभी जितने आपके बेस पेयर हैं ये तो पता लग गया था कि इसमें इतने बेस पेयर हैं, उनको सीक्वेंस करना, उनको लगाना, 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर जितने भी उनकी सबकी सीक्वेंसिंग करना कि कौन सा कहां पर है। तीसरा, जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिली है उसको कंप्यूटर में स्टोर करना, जिसको हम लोग बोलते हैं डाटाबेस। ठीक है, एक आपने टेक्निक सुनी होगी या ब्रांच सुनी होगी साइंस की, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है कि ये सब इनकी डिटेल्स स्टोर रहती है कंप्यूटर्स में। तीसरा, डाटा एनालिसिस के लिए इंप्रूव करना टूल्स को। अब जो आपको चीजें इससे मिली हैं, कौन कौन सा जीन क्या करता है, तो उसको आप दूसरे सेक्टर में बताएं जिससे कि टेक्नोलॉजीज में इंप्रूवमेंट आए। ठीक, लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, इस प्रोजेक्ट को करते हुए अगर आपको एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज आए हैं तो वो आप बताएंगे कि क्या क्या दिक्कतें आई। ठीक है, एथिकल इश्यूज कहते हैं कि कहीं किसी में कुछ ऐसे चेंजेस तो नहीं आ रहे जो कि ह्यूमंस के लिए खतरनाक हो, या फिर कोई आपने ऐसा तरीका तो नहीं इस्तेमाल किया जो कि गलत हो। तो ये सारे के सारे एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज आपको रिपोर्ट करना होते हैं। जब भी कोई आप प्रोजेक्ट करेंगे या जब भी कोई रिसर्च करते हैं तो ये चीज तो आपको करना ही करना है। लास्ट वाली समझ में आई कि आप कोई भी रिसर्च आप बिना परमिशन के, एथिकल इश्यू बिना बताए आप नहीं कर सकते। चलिए, अब ये ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट था बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। 2 इसमें अप्रोच करी गई, 2 अप्रोच थी बेटा, कि एक तो ये एक्सप्रेस सीक्वेंस टैगिंग करी जाए या फिर सीक्वेंस एनोटेशन करा जाए। ध्यान से सुनना बेटा, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग और दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन। हम सिर्फ उन्हीं जीन पे फोकस करें या आइडेंटिफाई करें जो जीन कैसे क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है बेटा, जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। एक प्रॉब्लम, एक ये तरीका ये हो गया, इसको हमने कहा एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। सिर्फ उन्हीं जीन्स को
आइडेंटिफाई करा जाए, फोकस करा जाए, जो अपने आप को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस करेगा तो क्या बनाएगा, आरएनए। आरएनए क्या बनाएगा आपका, प्रोटीन। प्रोटीन। आपको मालूम है कि जीनोमिक डीएनए में 2 यूनिट्स होती हैं, एक एक्सॉन, दूसरा आपका इंट्रॉन। एक्सॉन आपका एक्सप्रेस होता है, तो उन्होंने क्या करा, सिर्फ एक्सॉन को ही आइडेंटिफाई करा। ठीक। दूसरा जो इन्होंने मेथोडोलॉजी यूज करी, अप्रोच करा, वो था सीक्वेंस एनोटेशन। कुछ नहीं करना, पूरा सेट जो है जीनोम का, उसको आप सीक्वेंस करेंगे, चाहे वो कोडिंग हो चाहे वो नॉन कोडिंग हो। ठीक। तो इसमें देखो आप, है ना, इन्होंने सबको क्या करा, सीक्वेंसिंग करी गई है, सीक्वेंस करें। ठीक है बेटा। तो 2 अप्रोचेस हैं, एक अप्रोच एक्सप्रेस ये जो जो हो रहा है सर, एक्सप्रेस उनका हो रहे हैं, टैग कर दिया उनको अलग करके। और और दूसरे सर सीक्वेंस एनोटेशन, मतलब जो कोडिंग कर रहे हैं उनको सबको एक जगह लगा दिया। और नॉन कोडिंग, तो मीन जो कोडिंग है नॉन कोडिंग है, उन्हें डिफरेंट रीजन्स दे दिए गए। यस सर। हाँ, मतलब कि सबको ही आपको सीक्वेंस करना है। इसमें ऊपर वाले में नॉन कोडिंग का कोई रोल नहीं है, ध्यान रखना, इसमें नॉन कोडिंग का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर आता है क्योंकि इसमें वही रीजन आपने टैग करे हैं जो क्या कर रहे थे, कोड कर रहे थे या अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो 2 अप्रोचेस ये आप लोग याद रखें, एक EST, दूसरा आपका सीक्वेंस एनोटेशन। क्लियर, सबको क्लियर? यस सर। चलिए, प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तो सबसे आसान बात यह है कि भैया हमें चाहिए क्या, डीएनए, है ना। तो डीएनए हम किसी भी सेल का ले सकते हैं, ठीक है। पहले तो आप लो एक डीएनए लो, ठीक है, उसको क्या करो, बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कन्वर्ट इनटू द रैंडम फ्रेगमेंट्स। ठीक। अब क्लोन करो होस्ट में। अगर होस्ट में अगर आपको क्लोन करना है तो आपको क्या लगेंगे, वेक्टर। मोस्ट कॉमनली यूज वेक्टर आर बैक्टीरिया एंड यीस्ट। इनके नाम क्या है, इसके नाम पता है आपको? यस सर। ये देखो, ये लिखे हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, दीज 2 आर कॉमनली यूज। ये मेथड किसका है, फ्रेडरिक सेंगर मेथड। सीक्वेंस करना फ्रेगमेंट को ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर में, ये बताया किसने था, फ्रेडरिक सेंगर ने। इन्हीं के मेथड को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक। यस सर। अगला है अरेंज करना सीक्वेंस को बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग रीजन, ये भी आगे समझेंगे। फिर उनका कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा उन सीक्वेंस को अलाइन। तो ये 6 स्टेप्स हैं जिनको हमें समझना है। ठीक। अभी देखो यहाँ पर क्या करा, एक लिवर सेल लिया। लिवर सेल को कहते क्या है, चलो, हेपेटिक नाम सुना है? यस सर, हेपेटिक डक्ट। सर नहीं, हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल्स में क्या होंगे, हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स, हाँ सर। अब याद आ, चलो कोई बात नहीं। इन्होंने क्या काम करा, लिवर सेल लिया, लिवर सेल से क्या करा, एक्सट्रैक्ट करा डीएनए को। ठीक। उसकी लाइब्रेरी बनाई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फ्रेगमेंट करे, उसकी 1000 कॉपीज बनाई, फिर डीएनए सीक्वेंस सैंपल्स को सीक्वेंस कराया, फिर उसका कंप्यूटर एनालिसिस करा है। ये सब चीजें आगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक। अभी मैंने सिर्फ आपको आइडिया दे दिया है। ठीक। सेंगर ने मेथड डेवलप करा था, कितने खुश हैं देखो ना, डेवलप करा था सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स। ठीक है। अब पूरे डीएनए को हम एक साथ सीक्वेंस नहीं कर सकते, ठीक, बिकॉज डीएनए की लेंथ कितनी होती है बेटा, अगर डीएनए को खोला जाए
टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी उसकी, 2 मीटर। सर है ना, लगभग 2.2 मीटर। तो लॉन्ग पीस होता है, इसलिए डीएनए को क्या कर दिया जाता है, रैंडम फ्रेगमेंट्स में बदल दिया जाता है। ठीक, अब एचजीपी को क्लोजली एसोसिएटेड कर दिया गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स से, बिकॉज हमें सब इंफॉर्मेशन किस में स्टोर करना थी, कंप्यूटर में। ठीक भाई, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है क्या, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्यों, बिकॉज हमें बायोलॉजी और मेडिसिन को स्टोर करके रखना था, जिससे कि हमें पता लग सके कौन सी चीज क्या करती है, या कौन सा जीन क्या काम करता है, और जीन का सीक्वेंस क्या है। ये सब चीजें हमें मालूम करने के लिए एक नई ब्रांच का जन्म हुआ, जिसका नाम था बायो इन्फॉर्मेटिक्स। भाई आपको बताया गया, ये समझ लो ये सीक्वेंस है, इतना बड़ा एक सीक्वेंस है। ठीक, अब ये सीक्वेंस इज कोडिंग फॉर एंजाइम। कोई भी एंजाइम का नाम ले लो, जैसे पेप्सिन की बात करूं, ठीक है बेटा, यू नो व्हाट इज पेप्सिन? ये सर डाइजेशन यस सर। है ना, आपका स्टमक सिक्रीट करता है। ठीक है, तो आपके ये पेप्सिन को कर रहा है, तो ये इसका सीक्वेंस क्या, CCGGT CAA GCTT, ये एक सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस हमने किस में स्टोर कर दिया, कंप्यूटर में, बाय द हेल्प ऑफ, और ये ब्रांच क्या कहलाई आपकी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। भाई आपको इंफॉर्मेशन ही तो स्टोर कर रखे हैं, किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। आसान है, कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। गुड। अब 24 क्रोमोसोम में से 22 आपके ऑटोसोम है और 2 आपके सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स एंड वाई। बाय। ठीक है, जो लास्ट सीक्वेंस हुआ था क्रोमोसोम, वो था क्रोमोसोम 1, है ना, पहला क्रोमोसोम आपका लास्ट सीक्वेंस हुआ था, है ना, इंटरेस्टिंग बात। और ये हुआ था मई 2006 में। हालांकि ये प्रोजेक्ट कितने साल का था बेटा, 13 ईयर। स्टार्ट कब हुआ था, 1990 में। 3 तक। और इतने तक का, मगर एक्चुअल एंड कब हुआ, 2006। 2006 में, है ना, 2006 में। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको याद रखनी है, और वो क्रोमोसोम था आपका क्रोमोसोम 1। ठीक है, अब जरा इसको हमें समझना होगा कि किस तरीके से कौन सी चीज थी जिसकी वजह से हमने इसको आसानी से कर लिया, वो चलो वो आगे समझेंगे। ठीक, कुछ जेनेटिक और फिजिकल मैप है, उनको जनरेट करा गया एक इंपॉर्टेंट चीज की वजह से, जिसको कहते हैं हम लोग रिपीटेटिव डीएनए। इसको आगे देखते हैं, इसको भी आगे देखेंगे, क्योंकि यहां पर मैं समझाने बैठ गया तो बहुत कंफ्यूजन इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन का ही जीनोम सीक्वेंस करा गया है, आपका बैक्टीरिया, ईस्ट, है ना, ये नाम नया है, कैनेरोहैबिटिस एलिगेंस, इसका भी आपका करा गया, इट इज अ नॉन लिविंग पैथोजेनिक नेमाटोड, एनसीईआरटी का है, ड्रोसोफिला, राइस, इन सब में आपका डीएनए सीक्वेंसिंग करी जा चुकी है। ठीक है बेटा, यस सर। सेलिएंट फीचर क्या है ह्यूमन जीनोम के, थोड़ा सा समझ लो आपकी सेलिएंट फीचर है क्या क्या। ठीक, ह्यूमन जीनोम में 3164.67 आपके क्या है, न्यूक्लियोटाइड बेस। सिंपल सी बात। टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं, 30,000। 30,000। ठीक, एवरेज जीन का साइज क्या है, 3000 बेस। मतलब अगर जीन का साइज निकालोगे, ठीक है, तो बेसिकली क्या है ये, 3000 के। ज्यादातर जीन किस एवरेज में आ रहा है, 3000 बेस के। ठीक, पर सबका साइज एक जैसा नहीं होता, ये आपके वेरी करते हैं। लार्जेस्ट नोन जो ह्यूमन जीन है, दैट इज डिस्ट्रोफिन जीन, एंड दैट इज मेड अप ऑफ 2.4 मिलियन बेसेस।
सोचें आप, कहा एवरेज जीन कितना है बेटा? 3000 बेस। मतलब भाई बात समझ में आ रही है कि अगर मैं बनाऊं तो ज्यादातर जीन का साइज जो है 3000 बेस पेयर का है, बेसिस का, ठीक। और जो सबसे बड़ा जीन है उसका कितना? 2.4 मिलियन। मतलब अपने आप में ही कई सारे ये डिस्ट्रोफिन, कई सारे जीन को बना सकता है। तो डिस्ट्रोफिन नाम का जीन जिसका साइज है 2.4 मिलियन बेसिस, ये लोकेटेड होता है एक्स क्रोमोसोम पे। कौन से एक्स क्रोमोसोम पे? क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोम। अब ये बच्चों आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? डिस्ट्रोफिन। लिख लो, जल्दी लिख लो, और कल दोनों के आंसर दे दो मुझे। लिख लिया? यस सर। तो ह्यूमन जीनोम क्या है? 3164 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस। जीन्स कितने? 30,000। एवरेज जीन का साइज, एवरेज जीन साइज 3000। 3000। सबसे लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन ऑन एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम साइज 2.4 मिलियन। बस यही आपको इसमें याद करना था जो मैंने आपको याद करा दिया। वेरी गुड। ठीक है, अगली बात, मैं तुम जितने भी हैं, चाहे वो भानु हो, अंजलि, आशना, अरुण, स्नेहा, है ना, जो भी बच्चे हैं और जितने भी दुनिया में लोग हैं, हमारा डीएनए कितना सेम है? 99.9%। समझ में आई बात? वी आर ऑलमोस्ट सेम इन Same. जीन, डीएनए, है ना। जीन अगर देखे जाए तो हम सब में कैसे हैं? सेम है। 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस आर सेम इन ऑल पीपल। ठीक। और ये जो 0.1% है, ठीक, यही आपका क्या करता है? ये आपको यूनिकनेस देता है। अंजलि को अंजलि बनाने वाला, है ना, आशना को आशना, अरुण को अरुण, और मुझको मैं बनाने वाला, ये डिफरेंशिएट कराने वाला केवल कितना परसेंट जीन है बेटा? 0.1%। 0.1%। ठीक है ना? इंटरेस्टिंग बात। यस सर। अब जितने भी जीन, यानी कि 30,000 जीन हमने डिस्कवर कर लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, यस सर। उसमें से 50% जीन के, यानी कि 15,000 जीन्स के फंक्शन अनडिस्कवर्ड, अननोन, अननोन है। ठीक है, उनके फंक्शन नहीं है। ठीक। अब क्रोमोसोम फर्स्ट में, जो सबसे लास्ट में हुआ था, याद आ रहा है? सबसे लास्ट में कौन सा हुआ है? क्रोमोसोम 1। यस उसमें सर। ही सबसे ज्यादा जीन पाए जाते हैं, 2968, 2968। ठीक है। क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन एंड क्रोमोसोम Y हैज फ्यूएस्ट जीन। सबसे कम जीन जो होते हैं वो आपके वाई में होते हैं। वाई में होते हैं। Y में होते हैं। तो फिर सर ये अगर क्रोमोसोम 1 ये है तो डिस्ट्रोफिन क्या था सर फिर वो? बेटा क्रोमोसोम में तो जीन पाया जाएगा बेटा। यस सर। डिस्ट्रोफिन क्या था? मतलब वो तो एक्स क्रोमोसोम पे था। अच्छा नहीं सर, वो भी तो मोस्ट था ना सर, मोस्ट उसमें था 2.9 बिलियन। नहीं, 2.4 मिलियन बेसिस का उसका साइज था बेटा। अच्छा वो साइज था। ओके सर। हाँ, साइज था उसका डिस्ट्रोफिन का, वो एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाने वाला था। अब देखो, ये हमें पता लग गया कि भैया 15,000 यानी कि 30,000 में से 50% ही क्या है? वो आपके कोई फंक्शन करते हैं, बाकी 50% नहीं करते। उनमें से भी 2% जो है वो किसको कोड करते हैं? प्रोटीन को। यानी कि बाकी के 98% किसको कोड कर रहे होंगे? हार्मोन्स को और भी चीज को, है ना। बस में आ रही है? डिफरेंट चीजों को कोड कर रहे होंगे। तो ये एक एक लाइन बेटा सैलिएंट फीचर की इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सही। जो 2%
हाँ सर ये जो 2% है ये 50% का 2% है? एग्जैक्टली, अच्छा ओके सर। है ना। बाकी तो हमें पता ही नहीं है ना, 50% हम उसी का तो निकालेंगे। जैसे कि हमने कहा हमारे क्लास में 100 बच्चे हैं, है ना,